हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएस अड्डा। बीपीएस अड्डा पर आप सभी का स्वागत है। 67th बीपीएससी पीटी सीरीज 67th बीपीएससी पीटी के लिए अब स्पेशल डेडिकेटेड बैच अब हमारे बीपीएससी अड्डा पर अर्थात हमारे चैनल पर अब स्टार्ट हो गया है। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि बीपीएससी अर्थात आयोग के द्वारा जो डेट निर्धारित किया गया है, लेटेस्ट जो डेट है वह एग्ज़ाम का 12 दिसंबर को दिया गया है। तो उस 12 दिसंबर को ध्यान में रखकर अब क्लास एकदम शुरू कर दिया जाएगा, क्योंकि अब देखिए 3 महीने का मात्र समय बचा हुआ है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, अब ये जो 12 दिन लास्ट का बचेगा उसमें हम क्रैश कोर्स चालू करेंगे। लेकिन उससे पहले ये जो रहेगा ये इसमें पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा, लाइक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, बिहार स्पेशल और करंट अफेयर्स, राइट। इसके अलावा कुछ टॉपिक जो है मैथ के भी डाले जाएंगे, जहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो ऑलमोस्ट लगभग हमारी जो तैयारी है वो 115 प्लस की तैयारी किया जाएगा। जो टॉपिक से प्रश्न ज़्यादा पूछा जाता है उस टॉपिक का सिलेबस पहले ख़त्म किया जाएगा, सो दैट उसको वेल इन टाइम आप रिवाइज कर सके। अब सबसे ज़्यादा टॉपिक कहाँ से पूछा जाता है, हमने एक डिटेल एनालिसिस क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है, बीपीएससी का सिलेबस क्या है, ये सब ऑलरेडी प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप उसे जाकर देखिए कि क्वेश्चन सबसे ज़्यादा कहाँ पूछा जाता है, क्योंकि आपके एग्जाम को तैयारी करने से पहले सबसे पहले आपके को सिलेबस की जानकारी होनी चाहिए। पीटी के अलावे बीच बीच में मैं कुछ मेंस का क्वेश्चन भी आपको देते रहूँगा, सो दैट आपके राइटिंग प्रैक्टिस भी चलते रहे। उसके अलावे अगर आपकी जिस तरीके से प्रतिक्रिया रहेगी, अगर आप चाहेंगे तो हम बीच में मेंस की क्लासेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें ज़रूरत है कि आप लोगों में से जिनको मेंस की क्लासेस की ज़रूरत है आप मुझे मैसेज करें, अकॉर्डिंगली हमारी टीम उस पर वर्कआउट करेगी। तो चलिए आज हम आपको बता दें कि इस लेक्चर 1 में हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं। तो 12 दिसंबर का एग्ज़ाम है, ध्यान में रख लीजिए जब तक कि डेट चेंज ना हो जाए। तो टॉपिक जो हम कवर करेंगे उसमें बंगाल के नवाब से संबंधित है, तो वहाँ से क्वेश्चंस कुछ कुछ उठ के आते हैं बार बार। तो अब वहाँ से कंटिन्यू रहेगा, आपका इतिहास का जो टॉपिक है वहीं से उठेगा। तो मुर्शीद कुली खां, शुजाउद्दौला, सरफराज खां, अलवर्दी खां, सिराजुद्दौला, मीर जाफ़र, मीर कासिम, ये तो रहे हिस्ट्री के टॉपिक। इसके अलावे अंत में आपको करंट अफेयर्स का कुछ क्वेश्चन डाला जाएगा। तो जो इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स है जहां से प्रश्न आएंगे, आपको कुछ ऐसे प्रश्न जो करंट अफेयर्स का होगा, कुछ ऐसे प्रश्न जो स्टैटिक का होगा। स्टैटिक इन द सेंस जैसे कुछ ऑर्गेनाइजेशन, कुछ इंस्टीट्यूट, ये सब के बारे में आपको क्या जानकारी होना चाहिए, कितना जानकारी होना चाहिए, वो सब यहाँ पर आपको दिया जाएगा। तो ये है हमारा टॉपिक का एक कवरेज, डिटेल कवरेज। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो बने रहें वीडियो के अंत तक, और यदि आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दें, सो दैट कोई भी वीडियो अगर इस चैनल पर अपलोड किया जाता है तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप कोई वीडियो मिस ना करें। और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा। देखिए, वीडियो को लाइक करने में हेजिटेट मत कीजिए, वीडियो को आप लाइक करेंगे तो हमें इंकरेजमेंट मिलेगी। चलिए आते हैं, हम शुरुआत से ही देखेंगे। मुर्शीद कुली खां से हम टॉपिक को हमने बनाया है, तो उसी अनुसार से आपको शुरुआत किया जाएगा। तो जो बंगाल के नवाब रहे थे, अब हम सबसे पहले इतिहास में घुसते हैं। 1717 में मुर्शीद कुली खां बंगाल का सूबेदार अर्थात नवाब बना था। सूबेदार और नवाब दोनों एक ही था, जैसा कि आपको मालूम है। थोड़ा सा और फ्लैशबैक में अगर हम चले तो आपको मालूम होना चाहिए कि मुगल का शासन था उस समय, ठीक है। मुगल का शासन था, ब्रिटिश आता है, ब्रिटिश को कुछ दस्तक दिए जाते हैं, उस दस्तक का गलत इस्तेमाल होता है, अंग्रेज यहाँ पर अपनी प्रभुसत्ता जमा लेता है। उसके बाद कुछ ऐसे सूबेदार और नवाब होते हैं जो मुगल से अलग होकर अपनी सत्ता स्थापित करते हैं। उसी क्रम में अगर आप देखेंगे तो बंगाल में 1717 में मुर्शीद कुली खां बंगाल का सूबेदार अर्थात नवाब बनता। तो ये डेट याद रखिएगा कि बंगाल में सूबेदार अर्थात नवाब मुर्शीद कुली खां कब बनता है, तो 1717। एक चीज़ मैं बता दूं आपको कि बीपीएससी जो है फैक्चुअल पीटी में ना फैक्ट आपको थोड़ा सा मगअप करने पड़ेंगे। अगर आप फैक्ट नहीं पढ़ते हैं तो थोड़ी सी संशय बरकरार रहती है, क्योंकि देखिए अगर यूपीएससी का देखिएगा तो वहाँ थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन रहता है, कॉज एंड कारण वाला क्वेश्चन रहता है। बट यहाँ 10% आपको कॉज एंड मतलब क्या कॉज है, कॉज स्टेटमेंट क्या है उसका, उससे संबंधित आपको जो लॉजिकल क्वेश्चन जो है 10% ही रहेंगे। रेस्ट ऑल 90% जो क्वेश्चन है वो फैक्चुअल बेस है। अगर आपको फैक्ट आता है तो क्वेश्चन सही हो जाएगा, फैक्ट नहीं आता है क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो 1717 में मुर्शीद कुली खां बंगाल का सूबेदार अर्थात नवाब बना। इसने अपनी राजधानी को ढाका के स्थान पर मुर्शिदाबाद को बना दिया, ठीक है।
तो ढाका के स्थान पर मुर्शिदाबाद को इसने अपनी राजधानी बनाया। यह बंगाल का पहला नवाब था। देखिएगा, एक समय आता है जब अंग्रेज मुगल के दस्तक का दुरुपयोग करते हैं, लेकिन एक समय तब भी आता है जब अब नवाब अंग्रेज की दस्तक को मिसयूज करेंगे। तो यह पहला बंगाल का पहला नवाब था जिसने अंग्रेजों के द्वारा दिए गए दस्तक अर्थात अधिकार पत्र का दुरुपयोग किया। कौन? मुर्शीद कुली खां के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो मुर्शीद कुली खां पहला ऐसा नवाब था जिसने अंग्रेजों के द्वारा दिए जाने वाले दस्तक अर्थात अधिकार पत्र का दुरुपयोग किया। देखिए, अब दस्तक और अधिकार पत्र क्या होता था। जैसे मान लेते हैं आप कोई एरिया है जो हमारे अधिकार क्षेत्र में है। एक सपोज दैट एक एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बता दूं कि ये पूरा एरिया है जो हमारे अधिकार में है और आप यहाँ पर व्यापार करना चाहते हैं। ये जो सर्किल वाला पार्ट है वहाँ पर आप व्यापार करना चाहते हैं। तो इसके लिए हमने क्या किया, एक लिखित तौर पर कुछ आपको दस्तक और अधिकार पत्र दिए कि गो एंड डू योर बिजनेसेस, लेकिन एक लिमिटेड कंडीशन लगा के दिए कि भाई 5 बजे से 7 बजे तक करो, इतना से इतना में बेचो। ये सब क्राइटेरिया मैंने दिया। अब इसको इस्तेमाल आपने क्या किया कि भाई 5 से 7 अगर टाइमिंग दिया तो इसका 10 बजे तक आप इस्तेमाल कर रहे हैं। तो दिस इज़ नथिंग बट अ मिसयूज ऑफ हमारी जो अधिकार पत्र है उसका आप मिसयूज कर रहे हैं। तो यही उस समय भी होता था कि पहले तो अंग्रेज ये सब चीज़ों का दुरुपयोग करता है, फिर मुर्शीद कुली खां जो अंग्रेज को द्वारा उसको दस्तक दिया जाता है उसका दुरुपयोग करता है। 1727 ईस्वी में मुर्शीद कुली खां का मृत्यु हो जाता है और उसके बाद शुजा-उद-दौला बंगाल का नवाब बनता है 1717 से लेकर 1727 तक। ठीक है, तो 1717 से लेकर 1727 तक मुर्शीद कुली खां बंगाल का शासन करता है। तो आप देखेंगे कि जब शुजा-उद-दौला 1727 ईस्वी में, ठीक है, 1727 ईस्वी में शुजा-उद-दौला बंगाल का क्या बन गया, नवाब बन गया। अब शुजा-उद-दौला जो था बहुत ही अत्यंत न्यायप्रिय नवाब था। क्या था? अत्यंत न्यायप्रिय नवाब था। न्यायप्रिय मतलब जस्टिस को चाहने वाला नवाब था। कौन? शुजा-उद-दौला। आप आगे देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1732 ईस्वी में, ओके यहाँ पर थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग हो गया है, यहाँ पर आप कर दीजिए अलवर्दी खां। क्या करेंगे? अलवर्दी खां। इसका नाम आप याद रखिएगा। बीपीएससी, सीडीपीओ, टीचर्स बिहार एसएससी देने वाले अलवर्दी खां का नाम याद रखें, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बार बार पूछा जाता है और इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। इसकी डिटेल बाद में पढ़ेंगे, लेकिन आपको मैं बता दूं कि इस एक प्रश्न यह भी बनता है कि अलवर्दी खां को किसके के द्वारा बिहार का उप सूबेदार अर्थात उप नवाब बनाया जाता है। तो ये शुजा-उद-दौला के द्वारा, जब 1927 में शुजा-उद-दौला बंगाल का नवाब बनता है तो बिहार का उप सूबेदार अलवर्दी खां को 1932 में बना देता है। तो ये डेट याद रखिएगा कि कब अलवर्दी खां बिहार का उप नवाब बना अर्थात उप सूबेदार बना, तो 1932 में बना। इस डेट को आप याद करके रखिएगा। 1739 ईस्वी में शुजा-उद-दौला की मृत्यु हो जाती है और इस मृत्यु के बाद इसका पुत्र सरफराज खान नवाब बन जाता है। तो फिर 1727 से लेकर 1739 ईस्वी तक शुजा-उद-दौला बंगाल का नवाब रहता है। इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। 1717 से लेकर 1727 तक मुर्शीद कुली खां बंगाल का नवाब रहता है। फिर वहीं 1727 से लेकर के 1739 ईस्वी तक शुजा-उद-दौला बंगाल का नवाब रहता है और बीच में 1732 ईस्वी में आप देखेंगे कि बिहार का, ठीक है, बंगाल का नहीं, बिहार का उप सूबेदार अर्थात उप नवाब किसको बना दिया जाता है? अलवर्दी खां का। और शुजा-उद-दौला एक बहुत ही न्यायप्रिय शासक रहता है। इतनी बातें आपको याद रखनी है। चलिए आगे देखते हैं। इसके समय में आप 1740 ईस्वी में, ठीक है, अलवर्दी खां ने विद्रोह कर दिया। अब यहाँ देखिएगा क्या है, सरफराज खां, ठीक है, शुजा-उद-दौला के बाद कौन बना? सरफराज खां। तो सरफराज खान के समय में अलवर्दी खां, जिसको उप सूबेदार नियुक्त किया था सरफराज खां का पिताजी। सरफराज खां का पिताजी कौन था? शुजा-उद-दौला। और शुजा-उद-दौला उप सूबेदार नियुक्त करता है अलवर्दी खां को और वहीं अलवर्दी खां उसके बेटे के समय अर्थात उसकी मृत्यु 1739 में, शुजा-उद-दौला की मृत्यु 1739 में हो जाता है और जब उसका बेटा सरफराज खां बन जाता है नवाब बंगाल का, तो यहाँ खुजली होने लगता है किसको? अलवर्दी खान को। और अलवर्दी खां अब क्या करता है कि अलवर्दी खां विद्रोह कर देता है सरफराज खां के भी। और इसी समय कब? 1740 ईस्वी में अलवर्दी खां ने विद्रोह कर दिया और उसी विद्रोह में सरफराज खां मारा जाता है। और सरफराज खां कौन था? आपको मालूम ही है, शुजा-उद-दौला का बेटा था जो
1740 ईस्वी में अलवर्दी खां के द्वारा मारा जाता है और बाद में आप देखेंगे कि अलवर्दी खां बंगाल का नवाब बन जाता है। ठीक है, तो बीच में कौन आ गया? अलवर्दी खां। अब यही देखिए कि जिसको बनाता है उप सूबेदार शुजा-उद-दौला बिहार का न्यायप्रिय होने के नाते, और वही अलवर्दी खां शुजा-उद-दौला का बेटा सरफराज खां का मृत्यु का कारण बनता है। तो आई होप अब तक जितना मैंने आपको बताया वो सीक्वेंस आपको याद होगा। ठीक है, एक थोड़ा सा बस देख लीजिएगा। मुर्शद कुली खां 1717 से लेकर के 1727 ईस्वी तक। ओके, दिमाग में बस इसको रिपीट कीजिए। 1717 से लेकर 1727 ईस्वी तक मुर्शीद कुली खां रहता है। 1727 से लेकर 1739 तक शुजा-उद-दौला रहता है और 1739 से 1740 तक उसका बेटा सरफराज खां रहता है। और सरफराज खां जिसको 1732 ईस्वी में शुजा-उद-दौला अलवर्दी खां जिसको कि बिहार का उप नवाब 1732 ईस्वी में बनाता है, वही अलवर्दी खां सरफराज खां अर्थात शुजा-उद-दौला का बेटा सरफराज खां का मृत्यु का कारण बन जाता है 1740 ईस्वी में। तो 1740 ईस्वी तक आपको डेट याद हो गया, राइट। चलिए, अगर आपको नहीं समझ में आए तो फिर से एक बार रिवाइंड करके वीडियो को रिवाइंड कीजिए और फिर से फ्लैशबैक में जाइएगा, क्वेश्चन सारे याद हो जाएंगे, फिर से पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब चूंकि 1740 ईस्वी में देखेंगे कि अलवर्दी खां बन जाता है बंगाल का नवाब, तो अलवर्दी खां बंगाल का नवाब बन जाता है। अब देखेंगे कि 1740 ईस्वी से लेकर के 1756 ईस्वी तक अलवर्दी खां बंगाल का नवाब रहेगा। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि इस बीच में जितनी भी लड़ाइयाँ वगैरह हुआ है, जो भी इस शासक को हम कवर कर रहे हैं, इनकी लड़ाइयों को अलग से अर्थात सेकंड वीडियो में हम करेंगे। जो लेक्चर नंबर 2 होगा बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो जो भी विद्यार्थी इस वीडियो को देखे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कम से कम 8-10 वीडियो को तो जरूर फॉलो करें एटलीस्ट, सो दैट आपको एक मटेरियल का पता चले कि क्या होने वाला है इस वीडियो में, राइट। और वीडियो को लाइक करते रहिए मेरे दोस्त, वीडियो को लाइक करते रहिए। चलिए, तो अब अलवर्दी खां की अगर हम बात करें तो 1740 ईस्वी में यह बंगाल का नवाब बनता है और यह 1756 ईस्वी तक बना रहेगा। अब देखिए, एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न आता है यहाँ पर बार बार एग्जाम में कि वह कौन सा ऐसा नवाब था बंगाल का जिसने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह स्टेटमेंट यूपीएससी में भी पूछा गया है, तो बिहार भी पूछ सकता है। बिहार फॉलोअर रहा है यूपीएससी का, क्वेश्चन वहां से उठा लेता है। यूपी पीसीएस और बिहार की अगर हम बात करें तो ये पिछलग्गू है यूपीएससी का, क्वेश्चन डायरेक्ट वहां से उठा लेगा। तो अलवर्दी खां यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से करता है, या मेंस में भी ये इस स्टेटमेंट को डाल दीजिएगा ना, तो आपका आंसर एकदम लाइवली हो जाएगा। इसके अनुसार अर्थात अलवर्दी खां के अनुसार कहता है कि इन्हें न छेड़ा जाए तो यह शहद देंगे, और यदि इन्हें छेड़ा जाए तो यह काट काट कर मार देंगे। यह स्टेटमेंट दे देगा और नीचे ऑप्शन दे देगा कि यह स्टेटमेंट किसके कथन है। तब आपका आंसर क्या होना चाहिए? अलवर्दी खां। किसके बारे में बोला गया था? यूरोपियों के बारे में, कि भैया यूरोपियों की तुलना जो है अलवर्दी खां ने मधुमक्खियों से किया था, और उन्होंने कहा था यदि इन्हें न छेड़ा जाए तो यह शहद देंगे, और यदि इन्हें छेड़ा गया तो यह काट काट कर मार डालेंगे। यह अलवर्दी खान का स्टेटमेंट था। चूंकि अलवर्दी खां का कोई पुत्र नहीं था, जिसके कारण इसने अपने सबसे छोटी पुत्री का पुत्र, जो कि कौन हुआ? नाती, है ना, छोटी पुत्री का पुत्र उसका नाती हुआ, तो इसका नाती था सिराज-उद-दौला। तो सिराज-उद-दौला को यह अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करता है। कौन? अलवर्दी खां। तो अलवर्दी खां अपना उत्तराधिकारी किसको नियुक्त करता है? सिराज-उद-दौला को। और सिराज-उद-दौला अलवर्दी खां का कौन था? नाती था। ठीक है, इसकी छोटी पुत्री का बेटा। तो ठीक है, अलवर्दी खां अपने नाती का उत्तराधिकारी बना देता है, और नाती कौन है? सिराज-उद-दौला। चलिए, अब सिराज-उद-दौला बंगाल का नवाब बन जाता है। तो सिराज-उद-दौला जब बंगाल का नवाब बन जाता है तो सिराज-उद-दौला का अंग्रेजों के साथ संबंध बिगड़ जाता है, क्योंकि अंग्रेजों ने नवाब के शत्रु के शरण दे रखता है। ठीक है, तो सिराज-उद-दौला और अंग्रेज के बीच थोड़ा
ज़्यादा बनता नहीं है। अंग्रेज क्या करता है कि जो भी सिराजुद्दौला का शत्रु होता है उसको शरण दे रखता है, और नवाब के मना करने के बावजूद भी जो भी बस्तियां होता है उसको फोर्टिफिकेशन करना शुरू कर देता है, अर्थात दुर्गीकरण करना शुरू कर देता है अंग्रेज। और यही सब के कारण सिराजुद्दौला को गुस्सा आता है और सिराजुद्दौला नाराज हो जाता है। और आप देखेंगे कि 15 जून 1756 ईस्वी को नवाब जो है अर्थात सिराजुद्दौला जो है कोलकाता स्थित फोर्ट विलियम पर आक्रमण कर देता है। अब ये फोर्ट विलियम पर आक्रमण क्यों करता है? जैसा कि हमने बताया कि अंग्रेज लोग क्या करता है, नवाब का सख्त आदेश था कि कोई भी अपनी बिल्डिंग का फोर्टिफिकेशन अर्थात किलाबंदी नहीं करेगा। इसके बावजूद अंग्रेज लोग अर्थात यूरोपीय लोग जो है इसको क्या करता है, किला फोर्ट विलियम को किलाबंदी करना शुरू कर देता है, जिसके कारण सिराजुद्दौला जो है बंगाल पर, ठीक है, बंगाल के अर्थात पोर्ट विलियम पर आक्रमण कर देता है 15 जून 1756 ईस्वी को। तो ये डेट याद रखिएगा, 15 जून 1756 ईस्वी को नवाब जो है कोलकाता स्थित फोर्ट विलियम पर आक्रमण कर देता है और 5 दिनों के युद्ध के बाद 20 जून 1756 ईस्वी को फोर्ट विलियम पर अधिकार कर लेता है। कौन? नवाब सिराजुद्दौला फोर्ट विलियम को कैप्चर कर लेता है और अंग्रेज भाग जाता है वहां से और फुल्टा नामक टापू होता है वहां पर शरण ले लेता है। और इसी समय में एक काल कोठरी वाला घटना घटता है, उसको हम आगे वाला वीडियो में कवर करेंगे। जैसा कि हमने पहले भी बताया कि जितने भी घटना, चाहे पलासी का युद्ध ले लीजिए, बक्सर का युद्ध ले लीजिए, काल कोठरी वाला घटना ले लीजिए, वो सारा अगला वीडियो में आने वाला है। तो एक बार थोड़ा सा अवेयर हो जाइए इन शासकों से, तो आपको हम उन सारी घटनाओं का जिक्र करेंगे, कुछ भी नहीं छूटने देंगे आपके सिलेबस के अनुसार। अब सिराजुद्दौला के बाद आप देखेंगे कि मीर जाफर बंगाल का नवाब बन जाता है। अब देखेंगे कि मीर जाफर जो है 1757 से लेकर 1760 ईस्वी तक बनता है। अब इसमें क्या होता है, 1760 में लॉर्ड क्लाइव इंग्लैंड वापस चला जाता है, ठीक है। अब वापस चला जाता है, इसके स्थान पर वेंस्टीटाट को बंगाल का नया गवर्नर बनाकर भारत लाया जाता है। तो वेंस्टीटाट ने नवाब के बदलने का निश्चय कर लेता है, बोलता है कि अब नवाब को बदलने का समय आ गया है। इसके लिए इसने मीर जाफर के दामाद होता है मीर कासिम, ठीक है। तो मीर जाफर के दामाद मीर कासिम होता है, उससे समझौता कर लेता है और इस समझौते के अनुसार मीर कासिम को नवाब बनाया जाएगा। बदले में मीर कासिम क्या देगा? देखिए, कोई को भी अगर आप शासक बनाइएगा तो बदले में तो आपकी एक्सपेक्टेशन तो कुछ होगी, तभी तो आप किसी को सुपर इम्पोज कर रहे हैं। मीर जाफर ऑलरेडी बना हुआ है, अब आप उसके दामाद को बनाना चाह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो कुछ तो हुआ होगा साठगांठ। अब इसके बदले क्या था कि मीर कासिम कंपनी को बर्धमान, मिदनापुर, चटगांव जिलों की दीवानी दे देगा और अधिकारियों को धन देगा। तो ये सारा जो है खेला खेल लिया गया और क्या बोला गया कि बर्धमान, मिदनापुर और चटगांव जिलों की दीवानी और अधिकारियों को धन देगा कौन? मीर कासिम। और मीर कासिम कौन था? मीर जाफर का दामाद था। इसके बाद वेंस्टीटाट ने मीर जाफर के सामने यह प्रस्ताव रखा कि वह मीर कासिम को नायब सूबेदार नियुक्त कर दे और प्रशासन के सारे अधिकार सौंप दे, जिससे कि मीर जाफर असंतुष्ट हो जाता है और असंतुष्ट होकर मीर जाफर ने नवाब के पद से इस्तीफा दे देता है और इसके बाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया जाता है। तो इतनी सीक्वेंस वाइज आप ये सारी स्टोरी को एक सीक्वेंस वाइज याद रखिए। अब आप देखेंगे कि मीर कासिम 1760 से 1763 ईस्वी तक उसको बंगाल का नवाब बना दिया जाता है मीर कासिम को। और फिर देखिएगा कि नवाब जो है ना, ये जो अंग्रेज जो है मीर कासिम से भी असंतुष्ट हो जाएगा और फिर उसी को ले आएगा मीर जाफर को। तो ये लाना हटाना ये अंग्रेज सब अपने फायदे के लिए करते थे, ठीक है। तो बाकी ये सब तो प्यादे थे, मीर जाफर, मीर कासिम, ये सब क्या था? ये सब कठपुतलिया था। बीच बीच में कुछ घटना घटता था तो थोड़ा सा इनको करे जाता था, तो कुछ लड़ाइयाँ लड़ देता था और उसके बाद हार जाता था। तो मीर कासिम अब बन जाता है नवाब। लेकिन देखिए, कहते हैं कि वो कहा जाता है कि मीर कासिम भी एक स्वाभिमानी था, ठीक है, सेल्फ रिस्पेक्ट वाला आदमी था। ये भी जब जैसे ही बनता है नवाब तो इसके मन में भी थोड़ा कुछ चलने लगता है और ये सोचता है कि अब जो शासन जो है, जस्ट मिनट, तो हम देख रहे थे मीर कासिम को थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ गया था, तो हम देख रहे थे कि मीर कासिम बन जाता है बंगाल का नवाब। अब बंगाल का नवाब बन जाता है जब मीर कासिम, तो मैंने बताया कि इसको स्वाभिमान जाग गया
और बोलता है कि अब राज्य जो है हम अपने अनुसार चलाएंगे, अंग्रेजों को कहने के अनुसार नहीं चलाएंगे। और इसी के उपलक्ष्य में अब ये क्या करेगा कि बंगाल का जो राजधानी होता है मुर्शिदाबाद में रहता है, तो मुर्शिदाबाद के स्थान पर अब ये क्या करेगा, अपना राजधानी जो है बोलेगा कि ये यहाँ पर अंग्रेज चूंकि नज़र गड़ाए हुए हैं, इसको क्या करो, इसको शिफ्ट कर दो भैया। तो सवाल उठता है कि अब शिफ्ट करके कहाँ ले जाया जाए। तो मीर कासिम ने डिसाइड किया कि शिफ्ट करके इसको मुर्शिदाबाद से सीधे मुंगेर ट्रांसफ़र कर दो। अब ये मुंगेर कहाँ पर है? मुंगेर है बिहार में। तो यही मीर कासिम था। तो सवाल आपसे कोई एग्जाम में ये पूछेगा कि वह शासक कौन था जिसने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर कर दिया? तो आप आंसर मार देंगे मीर कासिम। ठीक है, और परिघटनाएं याद रखना है आपको, सारी घटनाएं क्या क्या घट रही है जो। तो ये राजधानी अपना बना लेता है मुंगेर में। इसने मुंगेर में तोपखाना बंदूक निर्माण करने का कारखाना स्थापित कर देता है। और अभी भी आप जब मुंगेर में जाइएगा तो घर घर में कट्टा बनाने का मशीन रखा हुआ होगा। ठीक है, अभी भी हथियार का सबसे बड़ा सप्लायर मुंगेर। तो यही वो कारण, देखिए वो कहते हैं ना कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो आपको शिक्षाएं मिली हुई है, तो कहीं ना कहीं उसकी तो आपको टेक्निकलिटी मालूम ही है। तो आप समझते हैं कि मीर कासिम उस समय अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर ले जाता है और मुंगेर में तोपखाना बंदूक आदि निर्माण करने का कारखाना स्थापित करता है। इसने अपनी सेना को चाहता है कि यूरोपीय ढंग पर प्रशिक्षित किया जाए। बोलता है कि भाई हमारी जो सेना है, चूँकि मैंने बताया ना आपको, मीर कासिम को यह लालसा जग जाता है कि अब हम सेना का जो है ना रिफॉर्म्स लाएंगे, सेना को रिफॉर्म्स करेंगे और अपनी सत्ता अपने अनुसार चलाएंगे। तो ये अपनी सेना को चाहता है कि यूरोपीय ढंग पर इसको ट्रेंड किया जाए। और यह ट्रेंड करने के लिए यह एक जर्मन अधिकारी होता है जिसका नाम होता है वाल्टर रिहार्ड, उसको नियुक्त कर लेता है। तो इसका नाम याद रखिएगा, जर्मन अधिकारी वाल्टर रिहार्ड को अपॉइंट कर लेता है। तो आप देखेंगे कि 1763 ईस्वी में मीर कासिम क्या करता है कि मीर कासिम संपूर्ण बंगाल को व्यापार से कर मुक्त कर देता है। अब चूंकि व्यापार कर मुक्त कर देता है, कहने का मतलब कोई भी व्यापार करो कोई दिक्कत नहीं है, टैक्स फ्री व्यापार करो। तो आपको क्या लगता है कि अगर ऐसा करेगा तो अंग्रेज चुपचाप बैठा रहेगा? ऑब्वियस सी बात है, स्वाभाविक सी बात है। वो तो चाह रहा था कि मीर कासिम जो है हमारे इशारे के अनुसार काम करे, लेकिन यहाँ मीर कासिम तो कुछ और ही निकला, वो मीर जाफर से भी खतरनाक निकला। ठीक है, अब ये मीर कासिम के स्थान पर आप देखेंगे कि अंग्रेज अब इसको क्या करता है कि मीर कासिम को हटा देगा, क्योंकि अब इस घटना ने इसको ऐसा व्यथित कर देता है अंग्रेज को कि एकदम आग बबूला होकर बोलता है मीर कासिम को, तुम हटो भैया। मीर जाफर को पुनः नियुक्त कर देता है। तो मीर जाफर को नवाब घोषित कर देता है और मीर कासिम इसी के विरुद्ध में युद्ध घोषित कर देगा। राइट, तो इतना सीक्वेंस याद हुआ। अब आप आगे देखेंगे, मैंने क्या बताया, देखिए हड़बड़ाना नहीं है। आप बीच में सोच रहे होंगे कि सर आपने प्लासी का युद्ध भी नहीं बताया, बक्सर का युद्ध भी नहीं बता रहे हैं, कब बताएंगे सर? मैंने बताया कि आपको अगला वीडियो में सब बताया जाएगा। पूरी डिजाइन किया हुआ है, कुछ भी नहीं छूटेगा आपको। अब आप देखेंगे आगे चल के, जब देखिएगा कि 1765 ईस्वी में लॉर्ड क्लाइव पुनः भारत आ जाता है। ये पुणे नहीं है, पुनः कर लीजिएगा इसको, मिस प्रिंटिंग है। पुनः क्या हो जाता है? भारत आ जाता है। ठीक है, तो लॉर्ड क्लाइव पुनः वापस आता है। 1760 में वो चला जाता है और 1765 ईस्वी में पुनः भारत वापस आ जाता है और इसने बंगाल के नवाब, मुगल सम्राट और अवध के नवाब से अलग अलग संधियां करना शुरू कर देता है। देखिए लॉर्ड क्लाइव जो था ना, काफ़ी शातिर आदमी था, उसको पूरा कहानी मालूम था यहाँ पर क्या होने वाला है, क्या घटने वाला है और क्या घटित होगा। अब ये सभी को तोड़ने के लिए अलग अलग संधियां करने लगता है। बंगाल के नवाब से अलग संधियां करता है, मुगल सम्राट से अलग संधियां करता है और अवध के नवाब से अलग संधियां करता है। ट्रीटी, संधियां मतलब ट्रीटी। सर्वप्रथम लॉर्ड क्लाइव ने बंगाल के नवाब से संधि करता है। उस संधि के अनुसार प्रशासन के सारे अधिकार कंपनी के हाथों में होगा। नवाब को प्रतिवर्ष 53 लाख रुपया सालाना कंपनी देगी। ठीक है, अब ये क्या कहता है कि एक संधि होता है बंगाल के नवाब से, लॉर्ड क्लाइव आकर एक संधि करता है और कहता है कि जितने भी प्रशासन है नवाब बंगाल का, वो सब अब अंग्रेजों के हाथों में रहेगा। अब तुम क्या हो, तुम भैया पेंशन पर जियो। ठीक है, बहुत हो गया शासन, तुम्हारे बस की बात प्रशासन नहीं है। अब तुम प्रशासन नहीं करोगे, हम इस बंगाल प्रशासन हम करेंगे और इसके बदले में तुमको 53 लाख रुपया का सालाना देंगे। ये लॉर्ड क्लाइव संधि करता है बंगाल के नवाब से। और इसी प्रकार से आप देखेंगे कि बंगाल में द्वैध शासन लागू हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
ड्यूअल गवर्नमेंटशिप लागू हो जाएगा। तो ये तो रहा आप आज तक का जो अभी तक का इतिहास का क्लास लेक्चर 1 का, ठीक है। अगर आपको कोई चीज़ बीच में समझ में ना आया हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताइएगा, अगर आया हो तब भी आपको कैसा रहा हमारा प्रयास वो भी लिख के बताइएगा। तो चलिए, अभी क्लास खत्म नहीं हुआ, वाइंड अप करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद मैंने बताया था कि करंट अफेयर्स स्टार्ट करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करंट अफेयर्स का डिस्कस करेंगे। आइए अब करंट अफेयर्स में देख लेते हैं। पहला प्रश्न है हमारा करंट अफेयर्स में, पुस्तक लेपर्ड डायरीज, ठीक है, एक पुस्तक है जिसका नाम है लेपर्ड डायरीज द रोबोट इन इंडिया। द लेपर्ड डायरीज द रोबोट इन इंडिया किसके द्वारा लिखा गया है? यह पुस्तक लिखा गया है संजय गुब्बी के द्वारा। किसके द्वारा? संजय गुब्बी। लेपर्ड डायरीज द रोबोट इन इंडिया, यह पुस्तक है संजय गुब्बी का और यह एक वन्यजीव अभ्यारण्य है, अर्थात वन्यजीव विज्ञानी है, ठीक है। क्या है? वन्यजीव विज्ञानी है। अगला है विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में है। और इसकी स्थापना कब हुआ था? 1944 में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन है? डेविड मालपास है। कौन है? डेविड मालपास। सो वर्ल्ड बैंक का जो मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी में है, स्थापना 1944 में हुआ था और इसके अध्यक्ष हैं डेविड मालपास। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने भारत के पहले भूकंप मोबाइल ऐप का अनावरण किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। अर्थात उत्तराखंड ने एक ऐप डेवलप किया है जो मोबाइल में है और उस मोबाइल ऐप्स के जरिए आपको पता चल जाएगा कि कब भूकंप आने वाला है। पुस्तक बालाकोट एयर स्ट्राइक किसके द्वारा लिखा गया? बालाकोट एयर स्ट्राइक आपने सुना होगा। तो यह पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? मनन भट्ट के द्वारा लिखा गया है। तो बालाकोट एयर स्ट्राइक बुक जो है मनन भट्ट के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है हिरोशिमा दिवस। तो हिरोशिमा दिवस और नागासाकी दिवस, हिरोशिमा दिवस 6 अगस्त को मनाया जाता है और नागासाकी दिवस इसके 3 दिन बाद 9 अगस्त को मनाया जाता है। आपको मालूम होगा द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका के द्वारा यहाँ पर बम गिराया गया था। तो ये तो थे कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्न जो कि आपके बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगे तो इसे लाइक और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपको लेक्चर 2 में। और लेक्चर 2 में हम जैसा कि बताया कि आपको कवर किया जाएगा फोर्ट विलियम की घटना, जिसमें आप देखेंगे कि कई लोग मारे जाते हैं, उस कालकोठरी की घटना को देखेंगे, फिर प्लासी के युद्ध को देखेंगे और प्लासी की युद्ध देखेंगे, उसके बाद बक्सर का युद्ध देखेंगे और इसके बाद दोनों क्वेश्चन पर मेंस का क्वेश्चन भी हम देखेंगे। मेंस के क्वेश्चंस के लिए अलग से वीडियो अपलोड किया जाएगा क्योंकि इन दोनों पर मेंस का क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चंस पूछे बिहार मेंस में या ना पूछे, आपको पढ़ना जरूरी है इस दोनों क्वेश्चन को, बिकॉज ये जो दोनों घटनाएं हैं, प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध, ये दोनों टर्निंग पॉइंट था, तो इसको आपको जानना चाहिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अर्थात लेक्चर 2 में। वीडियो को शेयर करते रहिए तब तक।